हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आपके 20 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका ये 21 वाला सेट है। 20 सेट का आप मतलब समझते हैं कि आपका हर सेट में जो है 25 क्वेश्चंस आपको प्राप्त हुए थे। 25 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपके 20 सेट होने के बाद आपके पास 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक पूरा तैयार हो चुका है। ये जो क्वेश्चन बैंक आपका बन चुका है 500 क्वेश्चंस का, तो इसको अच्छे से पढ़िए और डेली इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे आपके 500 का सेट और तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 1000 प्रश्न तैयार का जो क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सफिशियंट होगा। फिर इसके बाद हम यूनिट वाइज आपके मेगा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और एग्ज़ाम तक आते आते बहुत अच्छे से तैयारी होने के बाद अच्छे से अटैम्प्ट करिए और अपना पेपर जो है क्वालिफाई करिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका सेट का जो पहला प्रश्न है, आज जो 21 वाला सेट है आपका, उसका पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लेने से पहले वही आपसे निवेदन, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। साथ ही दोस्त जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। हसन निजामी, आलमगीर नामा, ख्वांदामीर, नुस्खे दिलकुशा, मोहम्मद काजिम, हुमायूं नामा, भीमसेन, ताजुल मासिर। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित बैठेगा देख लेते हैं हम लोग। हसन निजामी जो है वो ताजुल मासिर आएगा इसमें, और खवंदा मीर जो आएगा उसमें आएगा हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। ठीक है, इसको कानून हुमायूनी भी बोलते हैं, आगे डिटेल में हम आपको बताएंगे। मोहम्मद काजिम शिराजी का है आपका आलमगीर नामा। ठीक है, इनका है भीमसेन का है नुस्खे ए दिलकुशा। तो ये मैच हो चुका है आपका। चलिए नीचे इसकी डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसका सारा दे रखा है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत व मराठा सेनापतियों को रखा था? मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत व मराठा सेनापतियों को रखा था किसने? शेरशाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने? तो जल्दी से सोच लीजिए किसने रखा था। आप जल्दी से टिक लगा लीजिए। जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उनमें ज़्यादातर हम जो पोर्शन लेकर आए हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री के बच्चे हैं, जो ह्यूमैनिटी, मैंने कल भी बताया था, जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं उनके लिए सेट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उन लोगों की जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट वाला तो कवर कर जाता है इस तरह के जो पोर्शन होते हैं। लेकिन जो है कॉमर्स और साइंस वालों को थोड़ा इस वाले पोर्शन में दिक्कत होती है, जो आपके पॉलिटिकल होता है, हिस्ट्री होती है। बाकी जो उसमें पोर्शन है, शोध वाला है, शिक्षण है, ये तो सभी कोई भी स्ट्रीम के हो सभी कर लेते हैं, है ना। चलिए देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत या मराठा सेनापतियों को रखा था? अगर आपने आंसर सोच लिया है तो डी सोचा है तो बहुत अच्छे, औरंगजेब ने। चलिए डिटेल चेक करते हैं। औरंगजेब ने मुगल सेना में अन्य बादशाहों से ज़्यादा राजपूत या मराठा सेनापतियों को रखा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी, यानी कि बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? द्वितीय शिलालेख के बारे में बताना है। चौल का है, सातवाहन का नहीं है, पांड्य का है या सत्यवतों का नहीं है, बताना है इसमें। तो तीसरे का अगर आप उत्तर लगा रहे हैं बी सातवाहन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में सातवाहन का उल्लेख नहीं है। इसमें निम्नलिखित 5 राज्यों का उल्लेख है। चौल का चेरी, चेरी को पहले केरल पुत्र बोलते थे, पांड्य सतियु पुत्र तथा ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी आज जो श्रीलंका है वो है। ठीक है, पहले जो आज जो केरल पुत्र है वो पहले चेरी था। तो ये 5 राज्य थे द्वितीय शिलालेख में। इसके साथ ही द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य, पशु, चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत ही उम्दा जानकारी आपको प्राप्त हुई है, शायद ही पढ़ी हो कहीं, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह कथन किसका है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। तो देख लीजिए किसने कहा? बी आर अम्बेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का,
या फिर मोहम्मद अली जिन्ना का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। तो देख लीजिए यह कथन किसने कहा है। अगर आपने सोच रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। चलिए चेक करते हैं डिटेल। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने का गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा, क्योंकि वह अंधे नंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था, है ना। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। एक विदेशी राजा थे, समुद्रगुप्त यहाँ भारतीय थे, तो उनसे कहा कि भारत में आप बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दें हमें। तो वह कौन था? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन या फिर शशांक वर्मन। सोच लीजिए आप क्या उत्तर सोच रहे हैं इसका, फिर हम उत्तर बता देते हैं। तो पांचवे का अगर आप लगा रहे हैं बी, तो आप बिल्कुल सही हैं, मेघवर्मन। यहाँ डिटेल हम चेक करते हैं। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोध गया के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। बहुत अच्छी जानकारी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? गैर इस्लामी, जो इस्लाम से संबंधित नहीं थी, उन प्रथाओं का प्रचलन किसने शुरू किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, शेरशाह ने या फिर अकबर ने? तो लगा लीजिए आंसर। अगर आप उसका उत्तर लगा रहे हैं बलबन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं डिटेल को। बलबन दिल्ली का वह प्रथम शासक था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में उसके आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना। अब देखिए सिजदा आपको पता चल गया किसको कहते हैं, पैबोस भी आपको पता चल गया किसको कहते हैं। रीतियाँ प्रारंभ की। बलबन द्वारा लागू की गई यही प्रथाएं गैर इस्लामी मानी जाती हैं। उसके दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाता था, जिससे हम नवरात्रि भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, जामे जमशेद PM मोतीवाला, संध्या S सदानंद, समता B और अंबेडकर। तो बताना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं सी, तो इसमें सुमेलित सी सही नहीं है। बाकी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, जामा जमशेद PM मोतीवाला की, और समता जो है BR अम्बेडकर से संबंधित है। यहाँ इसकी डिटेल है, चेक कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी, सत्यार्थ प्रकाश, इधर ये बुक्स हैं, उधर इनके जो हैं नाम है राइटर के। दादा भाई नौरोजी क्या किससे संबंधित है, या संबंधित समझ लीजिए क्योंकि यह तो बुक नहीं है। तो आपको देखना है दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है, गंगाधर किससे संबंधित है, यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी किससे संबंधित हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट को ये प्रश्न का उत्तर पता ही होगा, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आंसर यहाँ पर है, इसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अगर इसमें कोई एक दो आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं। बाकी सत्यार्थ प्रकाश तो मुझे लगता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों तो उनको पता ही होगा कि दयानंद सरस्वती की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का, आनंद मठ के बारे में सभी जानते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? 4 ऑप्शन है, 3 सत्य हैं और 1 इसमें असत्य है। देखना है कौन सा है। ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसका नेता था। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया। अब लगा लीजिए क्या है ये रामा राजू, शायद नाम ही आज आपने सुना होगा। कौन थे रामा राजू? डिटेल हम बाद में चेक करेंगे, पहले आप आंसर सोच लीजिए और हमारे से मिला लीजिए। तो इसमें जो विद्रोह में असत्य है वह सी, इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए डिटेल चेक करते हैं। रंपा विद्रोह जो हुआ था वर्ष 1922 यानी कि 1922 में 1924 तक ये चला। में गोदावरी आंध्र प्रदेश के उत्तर में स्थित रंपा क्षेत्र की जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था। यह ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध गरीब जनजातियों का आंदोलन था। रामा राजू इसके नेता थे, जिनका पूरा नाम अल्लूरी सीताराम राजू था। ये नाम सभी ने सुना होगा। इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना की सहायता ली थी। अंग्रेजों द्वारा रामा राजू को इस विद्रोह में मार दिया गया था, जो उनकी नीति थी, है ना।
बहुत अच्छी जानकारी, शायद ही पढ़ी हो आपने कभी वाली, आपने टॉपिक या कहना चाहिए विषय इसके बारे में। हिंदी में स्वराज्य पुस्तक है, मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी या फिर तमिल? बताइए हिंदी स्वराज किसकी लिखी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिटेल बाद में चेक करते हैं, पहले आंसर सोच लीजिए क्या है। आंसर अगर आप लगा रहे हैं इसमें बी तो आप बिल्कुल सही है, गुजराती में। चलिए चेक करते हैं, इसकी अच्छे से हम जानकारी लेते हैं क्या है ये। हिंदी स्वराज पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा। इसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है, अंग्रेजों ने, ठीक है। यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही अच्छी, शायद ही यूनिक जानकारी आपको मिली है। और ये वाली जो लाइन थी ना, भारत में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी, तो इस तरह की अंग्रेजों ने बहुत रचनाएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है। तो उस वक्त जो भी देश के लिए लिखा जाता था, जब अंग्रेजों का राज्य था, तो उन रचनाओं को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता था। जैसे प्रेमचंद जी को भी उन्होंने जेल कर दी थी, जिसके कारण उन्हें नाम बदलना पड़ा था। पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम बदला और उन्हें उन नाम से, हालांकि अंग्रेजों ने हिदायत दी थी कि आप नहीं लिखेंगे आगे से, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम बदलकर अपना लिखना शुरू किया। तो इस तरह की बहुत प्रतिबंधित रचनाएं हैं, शायद आप उनको देखें भी, कौन कौन सी अंग्रेजों ने प्रतिबंधित की उस वक्त। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था? गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी या राम प्रसाद बिस्मिल? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए दोस्तों, याद करिए इसको। 11वें का उत्तर सोच के रखिए क्या है आपका। अगर आप सोच रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए डिटेल क्या है इसकी। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। तो आपको एक ही फांसी के बारे में पता चलते हुए चारों का पता चल गया कि कहाँ पर हुई, है ना। और इसकी जो अच्छे से जानकारी भी मिल गई आपको, किस कारण इनको फांसी हुई थी। चलिए प्रश्न पर चलते हैं अगले। मुझे लगता है बहुत ही यूनिक प्रश्न जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं और आपको बड़ा आनंद भी आ रहा है आज प्रश्नों में। अगर आनंद आ रहा है तो इस आनंद को बांटिए सबके साथ, इसको लाइक शेयर करते रहिए साथ के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर। नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन पीपल, कॉमनवेल्थ? तो प्रश्न सोच के रखिए। अगर आप सोच रहे हैं इसमें वैसे कूट है, लेकिन चारों का अगर आपको पता है तो कूट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। 1 2 या 2 3 या 1 4 या फिर 3 4, किसके बारे में बताना है कि इनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? सभी जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में जानकारी। तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। 1 और 4 से, यानी कि न्यू इंडिया से और किससे? कॉमनवेल्थ से। चलिए आगे देखते हैं। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाओं का संबंध एनी बेसेंट से। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। तो आपको एक कारो पता चल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है, किससे है संबंधित? ये असहयोग आंदोलन से, सवर्ण अभियान आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। सुना आपने क्वेश्चन? सही नहीं सुना होगा, है ना। यूनिक क्वेश्चंस, तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। तो अगर आपकी जानकारी बता दें, वानर सेना और मंजरी सेना सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। चलिए डिटेल चेक करते हैं। वानर सेना मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन का लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। बहुत अच्छे जानकारी, ठीक है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे कौन थे? चंपारण सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भाई, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेल पटेल। जानकारी है तो जल्दी से आंसर लगा लीजिए, अगर नहीं है तो जान लीजिए। सी इसका उत्तर है, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। डिटेल चेक करते हैं। चंपारण सत्याग्रह भारत में
गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया। 3 कठिया पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 में वे भाव में नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई ने आदि ने दिया था। अब आपको देखो नील की खेती के बारे में भी पता चल गया, जिसके विरुद्ध यही सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। यहीं से सारे हमारे देश की आज़ादी की शुरुआत मान लिया गया कि यही खेती की वजह से हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो रीजन तो बहुत थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी बनी थी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम नहीं निकला, इसे भारतीय साम्यवादी दल तथा मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं प्राप्त था, इसलिए ऐसा हुआ। तो कारण है, कथन है, आपको बताना है। पहले देखते हैं क्या क्या है इसमें कूट। ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और जो है ए गलत है परंतु आर सही है। सोच लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। अगर आप कह रहे हैं बी आंसर तो आप बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये दोनों सही हैं, है ना। चलिए यहाँ पर डिटेल आप चेक कर सकते हैं इसकी। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, होम रूल का आंदोलन का मुख्य ध्येय यानी कि उद्देश्य क्या था। स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, भारतीय को अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन स्थापित करना। सोच लीजिए क्या इनका मुख्य उद्देश्य था, किसका, होम रूल आंदोलन का। अगर आप सोच रहे हैं इसमें डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। बहुत ही अच्छी जानकारी। चलिए डिटेल चेक करते हैं। भारत में स्वशासन आंदोलन की शुरुआत मूलतः एनी बेसेंट द्वारा 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ पत्रिका, भी आपने पढ़ा है ना कॉमनवेल्थ के बारे में, पत्रिका के प्रशासन के साथ हुई थी। एनी बेसेंट के बारे में भी आप पढ़कर आ रहे हो। तिलक ने अप्रैल 1960 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने 1916 में की, कब की, इन्होंने अप्रैल में की, और इन्होंने सितंबर की। सन दोनों का एक ही है, याद रखना इस चीज़ को। होम रूल आंदोलन स्वशासन आंदोलन का मुख्य ध्येय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था, यानी कि जब भले जब ब्रिटिश साम्राज्य था लेकिन उसके अंतर्गत हमें अपना स्वशासन भी प्राप्त करना था। प्रश्न देख लीजिए। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1919 से 1921, 1919 से 1928, 1921 से 1937, 1930 से 1937। जल्दी से सोचिए आंसर इसका। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं कौन सा, जल्दी से सोचिए। 17 का अगर आपने सोचा 7C, 1921 से 1937 तो बिल्कुल सही है। चेक करते हैं डिटेल। भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक कार्यान्वित रही। उन 1919 के अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता लियोनल कार्टिश थे। वही 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों के स्थान पर केंद्र में लागू कर दी गई। बहुत ही अच्छी जानकारी। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है क्योंकि ये शासन प्रणाली पूछी जाती है एग्जाम में। उन 2 कांग्रेस अध्यापकों का नाम बताना है जिन्हें गांधी अनुयायियों में जो कांग्रेस में बहुमत थे के विरोध असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। सोच लिया होगा जिन्हें त्यागपत्र करना पड़ा। बहुत ही यूनिक प्रश्न तो नहीं कह सकते, आपको ये याद होना चाहिए। जो कंपटीशन स्टूडेंट देते रहते हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। कूट है 1 2 या फिर 2 3 या फिर 3 4 या फिर 1 3। तो बता दीजिए किसने किसने अपना त्यागपत्र दिया था उस वक्त। तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी तो आप बिल्कुल सही। 1 और 3 डिटेल चेक करते हैं क्या है डिटेल में। चित्तरंजन दास तथा सुभाष चंद्र बोस को गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस के बहुमत में थे के विरोध एवं सहयोग के कारण कांग्रेस के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। किसको, सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन में, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है,
एक के बाद आपको एक अधिक जानकारी प्राप्त होती है। एक जानकारी के साथ कहना चाहिए कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है के साथ। किस कालक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग, रोलट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। समझ गए होंगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पहले 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 कौन सी पहले आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। तो जल्दी से बता लीजिए ABCD कैसे सीक्वेंस लगा रहे हैं आप। सबसे पहले कौन सा हुआ बता दीजिए मुझे। सबसे पहले इसमें चंपारण, जो आपको अभी अभी मैंने बताया कि नील की जो खेती थी, ऐसे ऐसे ये सब जो है पहला शुरुआत हुई। कुछ चीज़ें मैं आपको हिंट देती चलती हूँ, लेकिन शायद आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे, और जो देते होंगे वो आंसर को समझ भी जाते होंगे एकदम से। तो D पहले है आपका, C उसके बाद है, फिर B है, फिर A है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, चंपारण 1917, फिर रोलट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग, फिर चौरी चौरा की घटना। ये तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, अगर आप उधर गए हैं तो देखिए वहाँ पर आज भी ऐसा लगता है कि उन लोगों ने किस तरह से ये जो हुआ था हत्याकांड, किस तरह से उन लोगों ने इस चीज़ का सामना किया था। देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन की बांटो तथा राज करो कूटनीति के कारण, कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण, या मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस में समर्थन वापस लेने के कारण, या फिर चौरी चौरा घटना के कारण। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन चारों के कारण के वजह से कौन से कारण इसमें से है कि ये जो है अस्तित्व में आया? बता दीजिए जल्दी से आंसर। अगर आप लगा रहे हैं B, कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादी में मतभेद के कारण नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या कहना चाहिए, जन्म हुआ या फिर अस्तित्व में आया। यहाँ पर डिटेल है, चेक करते हैं। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया कांग्रेस में नरमपंथी उग्रवादियों में मतभेद के कारण 1919 में अस्तित्व में आया। नरमपंथियों में मॉन्टेगू ने रिपोर्ट का स्वागत किया, जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया। इसी के परिणामस्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि किसके कारण हुआ, ये भी पता चल गया कि किसने किया है ना, और ये भी किसके विरोध में ये सब हुआ। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया था। देख लीजिए आपके पहली यूनिट में ये टॉपिक भी है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ आपको मिल रहे हैं, ये दोस्तों आपके जो है ना, मैं जो क्वेश्चंस मिक्स करके लाई हूँ, हर यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन है। हाँ, एक दो यूनिट ऐसी हैं जैसे आपका शोध वाला हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया, तो वहाँ से क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे हैं। बाकी यूनिट से आपके जो है अर्थव्यवस्था से भी बन रहे हैं, संविधान से भी बन रहे हैं, आपके भूगोल से भी बनते हैं, आपकी हिस्ट्री से भी बनते हैं। काफ़ी यूनिट हैं जो इन 25 के क्वेश्चंस में आपकी कवर हो रही हैं। बाकी बचे कंप्यूटर और आपका शोध, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस की आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। मैंने अलग से भी सेपरेट वीडियो हर टॉपिक की डाली हुई है, और जब ये आपका 1000 की सीरीज पूरी होती है तुरंत हम आपके मेगा जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे यूनिट वाइज। ठीक है, तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ और तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद को आते लाइक शेयर करते रहिए। अगर आप प्रश्न का उत्तर सोच के रख लिया होगा आपने, तो अगर आपने सोचा है इसका उत्तर D, तो आप बिल्कुल सही हैं, BD सावरकर। चलिए देख लेते हैं डिटेल। द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 नामक अपनी पुस्तक BD सावरकर ने 1807, इसका जो आता है हिंदी रूपांतर ज़्यादा पूछते हैं, तो अगर आप इसको हिंदी रूपांतर में ज़्यादा याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो इसको जो है अगर आप हिंदी में याद रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम पूछा जाता है ये। हाँ, विद्रोह की सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। RC मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। तो आपको औरों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां, रफ़ीक अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद। बताइए जल्दी से 22 का आप क्या आंसर सोच रहे हैं, सोच लीजिए। आप सोच लिया है तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए डिटेल चेक करते हैं।
बदरुद्दीन तैयब जी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ। ये प्रश्न भी बनता है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। पार्लियामेंटो सुधार से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचकों का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। तो यहाँ पर कथन और कारण बता दीजिए, कौन सा किस पर निर्भर नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैंने आपको अच्छे से यहाँ बताए हैं कथन और कारण, सोच के रखिए आपका कौन सा कूट इसमें जा रहा है। तो अगर आप लगा रहे हैं सी तो बिल्कुल सही, ए सही और आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से घटनाओं का कालक्रमानुसार लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन में रूप में हुई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, मुस्लिम लीग का जन्म, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना। तो क्या है, परिणति भारत के विभाजन के रूप में नहीं हुई है, बताना है इसमें क्या है। 1 2 3 4 2 1 4 3 2 3 1 4 1 3 4 2। तो बता दीजिए इसमें भारत के विभाजन के रूप में हुई है। कूट लगाने हैं आपको, ये कैसे लगेंगे जल्दी से, क्या कौन सी चीज़ पहले आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें बी है, पहले सबसे पहले मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, उसके बाद मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना, फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये चारों चीज़ों ने क्या कर दिया, देश को बांट दिया या अलग हो गया, कुछ भी हो सकता है। 16 अगस्त 1946 को ये सब हुआ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, जनवरी 22 1946 को, जनवरी 22 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए आप क्या सोच रहे हैं। तो 25 का अगर आप बी सोच रहे हैं, 22 जनवरी 1947, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। डिटेल चेक करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। डेट याद रखना। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया है ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य तथा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा राज्यसभा में, प्रश्न को अच्छे से समझें, कितने प्रतिनिधि की संख्या भेज सकते हैं, 22, 32, 20, 34 या 38। तो दोस्तों 25 कंप्लीट हो चुके हैं, 26 आपके सामने है, इसको आपके लिए छोड़े जाते हैं। आंसर सोच के रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि आपकी 22 वीडियो हो जाएगी। 21 आज की कंप्लीट हो चुकी है आपकी। 26 का आंसर सोच के रखिए कि आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं, और इसके डिटेल के साथ और आंसर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ बनाए रखें और लाइक शेयर तो करते रहिए। वीडियो पसंद अगर आपको आ रही है